हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बेसिक एजुकेशन, टर्मिनोलॉजी और टाइप्स ऑफ सेक्शन के बारे में पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने यह लेक्चर नहीं देखा है तो इसका लिंक आई बटन में दिया गया है। आई बटन पर जाकर आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इन सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। लेकिन उससे पहले हम सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में यूज़ होने वाले फार्मूलों को एक बार देख लेते हैं जिन्हें हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। बीम, टाइप्स ऑफ बीम की अगर हम बात करें तो रेनफोर्समेंट के अकॉर्डिंग आपके दो टाइप्स की बीम होती हैं, एक सिंगली रेनफोर्स्ड बीम और दूसरी आपकी डबली रेनफोर्स्ड बीम। ठीक है, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम कौन सी होती है? ये आपको कहते हैं बीम का एक क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, इसमें आपके दो साइड होंगे, एक कंप्रेशन और दूसरी आपकी टेंशन। ठीक है, जब हम रेनफोर्समेंट टेंशन साइड में प्रोवाइड कराते हैं तो ये हमारी क्या कहलाती है? सिंगली रेनफोर्स्ड बीम कहलाती है। ठीक है, और जब हम रेनफोर्समेंट टेंशन के साथ साथ कंप्रेशन बोथ साइड प्रोवाइड कराते हैं तो ये हमारी क्या कहलाती है? डबली रेनफोर्स्ड बीम कहलाती है। नाउ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में आपका सबसे पहला जो फार्मूला है वो है आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, जिसे हम XC या NC से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला है M सिग्मा CVD अपॉन M सिग्मा CV प्लस सिग्मा ST। ठीक है, यहाँ पे M जो है आपका मॉडल रेशियो कहलाता है, मापांकन अनुपात। ठीक है, M आपका मॉडुलर रेशियो। इसकी जो वैल्यू है वो आपकी सिग्मा CV यानी कि जो स्ट्रेस है आपके कंक्रीट में उस पर डिपेंड करती है कि IS कोड के अकॉर्डिंग जो इसकी वैल्यू ली जाती है 280/3 सिग्मा CV ली जाती है। ठीक है, ना जो आपका सिग्मा CV है इसमें वो आपके कंक्रीट में उत्पन्न परमिसिबल स्ट्रेस है। ठीक है, और जो सिग्मा ST है वो आपके परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील है। ठीक है, ना जो आपका D है इसमें, ठीक है, D आपकी इफेक्टिव डेप्थ कहलाती है, प्रभावी गहराई। ना जो इसमें सेकंड फॉर्मूला है वो है आपका एक्चुअल एनए का। ठीक है, वास्तविक उदासीन अक्ष हिंदी में कहते हैं इसको। इसका फॉर्मूला है आपका VX स्क्वायर बाई 2 MAST D माइनस के X। ठीक है, यहाँ पे X आपकी न्यूट्रल एक्सिस को डिनोट कर रही है, M आपका मॉडल रेशियो है, AST आपका एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन टेंशन साइड कहलाता है। ठीक है, टेंशन यानी कि तनन में आपने कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है उसको हम डिनोट करते हैं AST से। ठीक है, B आपकी बीम की चौड़ाई कहलाती है, विड्थ ऑफ बीम। ना जो नेक्स्ट आपका इसमें फार्मूला है वो है आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MOR। ठीक है, इसको हम जो डिनोट करते हैं वो M सफिक्स में R से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें आपके दो फार्मूले हैं, एक टेंशन साइड का है और एक आपको किसका है? कंप्रेशन साइड का। टेंशन साइड का जो फॉर्मूला है वो है MR इक्वल टू सिग्मा ST AST D माइनस XY3। ठीक है, इसमें ये वाला पोर्शन आपका उत्तोलक भुजा यानी कि लीवर आर्म कहलाता है, D माइनस XY3 वाला। और ये आपके फोर्सेस कहलाते हैं। ये कैसे आपके? ये आपके कहलाते हैं टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स। ठीक है, नाउ जो आपका नेक्स्ट जो कंप्रेशन में फार्मूला यूज किया जाता है वो आपका MR इक्वल टू BX सिग्मा CV Y2 ब्रैकेट में D माइनस XY3। ठीक है, और इसी फार्मूले को हम शॉर्ट फॉर्म में MR इक्वल टू QVD स्क्वायर की फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक है,
यहाँ पे Q इक्वल टू आपका जो है हाफ सिग्मा CV x1 z1 है, ठीक है। यहाँ पे x1 क्या है आपका, x1 आपका कोफिशिएंट ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहलाता है, ठीक है। ये आपका रेशियो होता है न्यूट्रल एक्सिस और इफेक्टिव डेप्थ का, ठीक है। और जो आपका z1 है वो आपका कोफिशिएंट ऑफ लीवर आर्म कहलाता है और ये आपका रेशियो होता है लीवर आर्म और इफेक्टिव डेप्थ का, ठीक है। ना जो आपका नेक्स्ट इसमें जो फॉर्मूला है वो है आपका परसेंटेज ऑफ स्टील, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ स्टील हम निकालते हैं AST अपॉन BD मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। और इकोनॉमिकल और बैलेंस सेक्शन के लिए जो हम परसेंटेज ऑफ स्टील निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है 15x² अपॉन MD D-x, ठीक है। ये आपके क्या देंगे सिंगली रेनफोर्स बीम में यूज होने वाले फॉर्मूले हो गए। नाउ अब आप हम स्टार्ट करते हैं, हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। जो टॉपिक है आपका प्रॉब्लम इन सिंगली रेनफोर्स बीम, ठीक है। तो इसमें 3 टाइप्स की आपकी प्रॉब्लम आती है। पहली प्रॉब्लम आपकी जो आती है वो आती है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि MR, यूडियल यानी कि टोटल कितना लोड उस पर वर्क कर रहा है, ये आपके फर्स्ट टाइप प्रॉब्लम में आता है। और सेकंड टाइप प्रॉब्लम में आपकी आती है जो आपके कंक्रीट और इस्पात है उसमें कितने परमिसिबल स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं, यानी कि सिग्मा CV सिग्मा ST की वैल्यू निकालना। और जो थर्ड टाइप आपकी प्रॉब्लम आती है इसमें वो है आपकी जो बीम का सेक्शन कैलकुलेट करना, साथ में एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करना, ठीक है। ये आपकी थर्ड टाइप प्रॉब्लम में आती है। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट टाइप प्रॉब्लम को। तो फर्स्ट टाइप प्रॉब्लम क्या है आपकी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, साथ में सेक्शन के बारे में पता करना कि आपका जो सेक्शन है वो बैलेंस सेक्शन है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, ठीक है। और क्या है आपका इसमें कैलकुलेट करना कि जो आपका बीम है वो कितना लोड को वियर कर सकती है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ गिवन रहेगी, गिवन में आपकी इसमें सिग्मा CV गिवन रहेगा, यानी कि जो कंक्रीट है उसमें कितने परमिसिबल स्ट्रेस हैं, सिग्मा ST यानी कि स्टील में कितने आपके क्या देंगे परमिसिबल स्ट्रेस हैं, ठीक है। विड्थ ऑफ बीम गिवन रहेगी आपको, डेप्थ ऑफ बीम गिवन रहेगी, ठीक है। और साथ में आपका एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन टेंशन साइड आपको गिवन रहेगा। इतनी चीज़ आपको गिवन रहेंगी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या आएगा, जो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, टाइप्स ऑफ सेक्शन है, वो चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नाउ इसमें जो सबसे पहले हमारा आपकी स्टेप रहती है वो रहती है आपकी क्रिटिकल एनर्जी को कैलकुलेट करना, यानी कि जो आपकी क्रांतिक उदासीन अक्ष है हम सबसे पहले उसको कैलकुलेट करेंगे। उसका फॉर्मूला लगा करके x इक्वल टू m सिग्मा CVD अपॉन m सिग्मा CV प्लस सिग्मा ST से हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ना जो आपकी सेकंड स्टेप रहेगी इसमें वो रहेगी एक्चुअल एनर्जी कैलकुलेट करने की, bx²/2 MAST D-XA। यहाँ से कहते हैं हम एक्चुअल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। जब हम क्रिटिकल एनर्जी एक्चुअल एनर्जी दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारा सेक्शन कौन सा है, ठीक है। बैलेंस सेक्शन है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, ठीक है। जिस टाइप का आपका सेक्शन बनता है उसी टाइप के कहते हैं हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। नाउ अगर आपका XA यानी कि एक्चुअल एनर्जी क्रिटिकल एनर्जी के बराबर है तो ये आपको कैसा कहलाएगा, बैलेंस या इकोनॉमिकल सेक्शन कहलाता है। इसके लिए हम कहते हैं MR के जो हमारा फॉर्मूला है MR इक्वल टू BX सिग्मा CV/2 ब्रैकेट में D-XY3 और MR का जो सिग्मा ST AST D-XY3 का जो फार्मूला, इन दोनों में से हम कोई से भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दोनों से जो आपकी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो लगभग में बराबर आएगी, ठीक है। नाउ यदि आपको कहते हैं XA लेस देन आता है XC से, ठीक है, यानी कि XA यानी कि एक्चुअल एनर्जी की जो वैल्यू है वो आपकी क्रिटिकल एनर्जी की वैल्यू से कम है, तो उस केस में आपका जो सेक्शन कराएगा वो अंडर रेनफोर्स सेक्शन कहलाएगा। अंडर रेनफोर्समेंट का मतलब ये है कि आपने क्या है रेनफोर्समेंट अपने बीम में कम प्रोवाइड कराया, तो उस केस में आपकी जो बीम है वो किस में फेल होगी, रेनफोर्समेंट में फेल होगी, ठीक है। तो इसीलिए जब आप कहते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो MR का
MR का जो आपका टेंशन साइड का जो फॉर्मूला है सिग्मा एस टी ए एस टी डी माइनस एक्स वाई 3, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या आएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। नाउ यदि आपको कहते हैं एक्स ए यानी कि एक्चुअल एन ए ग्रेटर देन आता आएगा एक्स सी, तो ये आपका सेक्शन कैसा कहलाएगा, ओवर रेनफोर्स सेक्शन कहलाएगा। ठीक है, ओवर रेनफोर्समेंट का मतलब ये है कि आपने जो रेनफोर्समेंट है वो बीम में ज़्यादा प्रोवाइड करा दिया है, तो उस केस में आपको क्या है, रेनफोर्समेंट जो आपकी बीम है वो आपके रेनफोर्समेंट में फेल नहीं होगी, वो किस में फेल होगी, जिसकी आपने कहते हैं वैल्यू को कम किया, यानी कि आपको क्या कंक्रीट में फेल होगी। ठीक है, तो कंक्रीट में फेल होगी तो कंक्रीट वाला जो आपका कंप्रेशन साइड का जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है आप उसका यूज़ करेंगे, यानी कि जो आपका बी एक्स सिग्मा सी वी वाई 2 डी माइनस एक्स वाई 3 का जो फॉर्मूला है आप उसके अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नाउ इसमें आपके कहते हैं दो चीज़ें कंप्लीट हो गई। पहला आपको क्या टाइप्स ऑफ सेक्शन के अगर बारे में आपसे पूछता है, खाली मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पूछता है, तो आप यहाँ तक कहते हैं जो थर्ड स्टेप है वहाँ तक करके छोड़ देंगे क्वेश्चन को। यदि वो आपसे कहते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पूछता है तो आप फोर्थ स्टेप का यूज़ करेंगे, तो जो भी सेक्शन बनेगा उसके अकॉर्डिंग आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को निकाल लेंगे। अब आपका आता है नेक्स्ट जो है इसमें कि आपसे अगर वो पूछता है कि जो बीम है वो आपको कितना सुरक्षित समवितरित भार को वहन कर सकती है, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि जो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला है उस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग मोमेंट के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर आपके कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर आपकी बीम क्या है सिंपली सपोर्टेड है और यूडीएल उस पर लोड आ रहा है, तो उस केस में जो आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्म होता है WL²/8। ठीक है, यहाँ से आप क्या टोटल लोड कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, एल आपको गिवन रहेगी कि स्पैन कितना आएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर चुके होंगे, तो यहाँ से क्या आप जो W है आपका टोटल वेट वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सुरक्षित समवितरित भार पूछता है तो उस केस में जो आपकी बीम है उसका सेल्फ वेट को आप घटा देंगे। तो क्या करेंगे, सेल्फ वेट किस तरीके निकालेंगे, सेल्फ वेट, तो सेल्फ वेट के लिए आपको क्या पर यूनिट लेंथ के लिए निकालते हैं, पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो पर यूनिट लेंथ के लिए निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले इसका वॉल्यूम यानी कि 1 विड्थ हो जाएगी, 1 लेंथ हो जाएगी, फिर विड्थ जो आपकी दे रखी होगी, टोटल डेप्थ जो आपकी दे रखी है मीटर में उसको रखिएगा, मल्टीप्लाई बाई 25, जबकि कंक्रीट है उसका यूनिट लोड। ठीक है, 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब या फिर 2500 kg पर मीटर क्यूब, या आपका जो 25,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसको वैल्यू को रख करके L/B/D² में आप क्या होगा जो सेल्फ वेट है उसको कैलकुलेट कर लेंगे, और समवितरित भार के लिए टोटल लोड में से आप सेल्फ वेट को घटा देंगे। ठीक है, तो आपका इसमें क्या है जो सुरक्षित समवितरित भार है वो आपको कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ठीक है, नाउ ये आपके हो गई स्टेप हो गई कि आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, ना क्वेश्चन क्या है आपका कि एक आरसीसी बीम है। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन जो है आपका वो आपका 200 × 400 mm है, 200 × 400 mm इफेक्टिव दे रखा है।
ठीक है। यहाँ पे जो इफेक्टिव लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो इफेक्टिव लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि जो आपकी डेप्थ दे रखी है ये आपका विड्थ होता है और ये आपकी क्या होती है, डेप्थ होती है। ठीक है, तो ये जो डेप्थ दे रखी है ये आपकी दे रखी है इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, प्रभावी गहराई दे रखी है जिसे हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ दे रखी है। अगर यहाँ पे इफेक्टिव नहीं लिखा होता, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो डेप्थ दे रखी है वो कैसी होती है, टोटल डेप्थ, यानी कि बड़ी डी से जिसे हम डिनोट कर देंगे। ठीक है, नाउ आगे क्या दे रखा है इसमें, आगे दे रखा है कि उसकी तली पर यानी कि टेंशन में आपने 16 mm की 4 छड़ें रेनफोर्समेंट के रूप में यूज़ की हैं। तो धरण का प्रतिरोधी आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें। सिग्मा सी भी आपका 5 दे रखा है, सिग्मा एस टी 140 और स्मॉल एम इक्वल टू 18 है। तो नाउ हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम क्रिटिकल लाइनें, स्टेप फर्स्ट आपकी क्या क्रिटिकल लाइनें आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्रिटिकल एन का फॉर्मूला लगाया और हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपकी क्रिटिकल एन है उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एम की वैल्यू 18 दे रखी है, सिग्मा सीबी की वैल्यू आपको 5 दे रखी है और स्मॉल डी यानी कि इफेक्टिव वैल्यू आपको 4 mm दे रखी है। वैल्यू को पुटअप करेंगे, एक्स सी की वैल्यू आपकी 157 mm निकल के आ जाएगी। नाउ जो सेकंड स्टेप रहेगी वो आपकी एक्चुअल एन है यानी कि वास्तविक उदासीन अक्ष आप कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, बी एक्स स्क्वायर वाई टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स आपको फॉर्मूले लिखेंगे। उसके बाद इसमें आपकी विड्थ यानी बी आपकी जो 200 mm दे रखी है उसको रखेंगे, एम आपका 18 दे रखा है, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट आपका 16 mm फाई की 4 बार दे रखी हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 4 क्षण ये आ गई और एक क्षण का एरिया कितना हो, π/4 इंटू 16 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो एरिया आएगा वो 804 आएगा। ठीक है, नाउ सारी वैल्यूज को पुट अप करके हम क्या करेंगे, जो आपका एक्चुअल एन है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी सेकेंड स्क्वायर इक्वेशन बनेगी, तो आप धराचार के नियम के अनुसार इसको कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर आपका जो कैल्सी है उसके थ्रू इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नाउ आपकी एक्स ए आपकी 179 mm आएगी। ठीक है, और जो एक्स सी की वैल्यू आई है, एक्स सी आपका 157 mm आया। ठीक है, और एक्स से आपका 179 mm। ठीक है, तो थर्ड में आपको क्या रहेगा, हम खंड की जांच करेंगे कि आपको टाइप्स ऑफ सेक्शन कौन सा आएगा, ओवर रेनफोर्स है, अंडर रेनफोर्स है या बैलेंस सेक्शन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या एक्स ए आपका ग्रेटर देन है एक्स सी से। ठीक है, अर्थात आपने क्या रेनफोर्समेंट ज़्यादा प्रोवाइड किया है। ठीक है, एक्स से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, ये आपको ओवर रेनफोर्स सेक्शन बनना आएगा। कैसा आएगा, ओवर रेनफोर्स सेक्शन यानी कि अति प्रवृत्त खंड है। ठीक है, तो ये आपका किस में फेल होगा, ये सेक्शन आपका कंक्रीट में फेल होगा, अर्थात सिग्मा सीबी का आपको फॉर्मूला लगाना होगा ना। आपका जो एम आर का सिग्मा सीबी वाला फॉर्मूला है उसको पुटअप कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो एक्स की जो वैल्यू रखी जाएगी दोनों में से वो हर कंडीशन में आपकी एक्स ए की वैल्यू रखी जाएगी। आपका चाहे ओवर रेनफोर्स सेक्शन आए, चाहे आपका बैलेंस सेक्शन आए या अंडर रेनफोर्स सेक्शन आए, आपको हर बार एक्चुअल एन की वैल्यू को ही पुटअप करना आएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप सारी वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे, जो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो आपका क्या है, 30,459.54 किलो न्यूटन mm निकल के आ जाएगा। ठीक है, नाउ जो आपकी सेकेंड टाइप प्रॉब्लम के लिए देख लेते हैं। तो सेकेंड टाइप प्रॉब्लम क्या है आपकी, कि जो आपके कंक्रीट और स्टील है उसमें कितने परमिसिबल स्ट्रेस डेवलप हुए उनको कैलकुलेट करना। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, आपका विड्थ दे रखी होगी, डेप्थ आपको गिवन होगी। ठीक है, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट आपको गिवन होगा। ठीक है, इसके साथ साथ
बेंडिंग मोमेंट गिवन रहेगा, ठीक है। अगर बेंडिंग मोमेंट नहीं दिया होगा तो आपको क्या आएगा, लोड और स्पैन गिवन रहेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको गिवन देंगी और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है, सिग्मा सी वी सिग्मा एस टी को कैलकुलेट करना है। नाउ इसमें सबसे पहले स्टेप क्या रहेगी, हम सबसे पहले एक्चुअल एन निकालेंगे, ठीक है। बी एक्स स्क्वायर बाई टू एम ई एस टी डी माइनस एक्स का फॉर्मूला रखेंगे और यहाँ से क्या एक्चुअल एन को कैलकुलेट कर लेंगे। उसका सेकंड स्टेप में आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगा। यदि आपको दिया हुआ है तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, यदि नहीं दिया गया है तो उस केस में आप क्या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। स्टेप थर्ड में क्या रहेगा, हम सिग्मा सी वी सिग्मा एस टी को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या है, हम बैलेंस सेक्शन मानते हुए जो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है उसको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर रखेंगे और उसके बाद आपका जो एम आर का कोई भी एक फॉर्मूला रखकर सिग्मा सी वी या सिग्मा एस टी को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों फार्मूले को रख करके आप सिग्मा सी वी सिग्मा एस टी कैलकुलेट कर लीजिए या किसी एक फार्मूले के थ्रू सिग्मा सी वी सिग्मा एस टी कैलकुलेट कर लीजिए। और दूसरे के लिए आप जो क्रिटिकल एन का फॉर्मूला होता है एम सिग्मा सी वी अपॉन सिग्मा एस टी इजिकल टू एक्स अपॉन डी माइनस एक्स, इस फॉर्मूले का यूज़ करके किसी दूसरे को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एग्जांपल देख लेते हैं। एक क्या है एग्जांपल, एक आरसीसी बीम है आपकी, ठीक है। उसका जो सेक्शन है वो आपका 200 इंटू 400 mm है, ठीक है। इसमें आपके 25 mm इसमें आपके 25 mm की दो छड़ें तली से यानी कि जो बॉटम है उससे 25.5 mm के क्लियर कवर पर के साथ डाली गई हैं, ठीक है। इसमें जो धरन पर आपका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो आपका आ रहा है 40 किलोन्यूटन मीटर का। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, जो आपके सेक्शन है उसमें जो भी आपके स्ट्रेस डेवलप हुए हैं उन स्ट्रेस को आपको कैलकुलेट करना है। स्मॉल एम की वैल्यू आप 19 मान लें, ठीक है। नाउ क्या क्या चीज़ गिवन है, आपको पी ओ डी गिवन है। यहाँ पर देखिए आपका इफेक्टिव नहीं लिखा है, इसका मतलब ये आपकी टोटल डेप्थ दे रखी है, हम इसे टोटल डेप्थ की तरह कैलकुलेट करेंगे। तो आपकी जो टोटल डेप्थ है कि वो कितनी दे रखी है आपकी 400, ठीक है। एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट आपको कितने रखा है 25 mm की दो छड़ें, तो 2 इंटू 5/4 इंटू 25 यानी कि 982 आपका कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें इफेक्टिव डेप्थ की जरूरत पड़ेगी। तो इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है कि टोटल डेप्थ माइनस के इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर क्या होगा आपका कि जो आपको क्लियर कवर है, क्लियर कवर प्लस का आपका जो आपका मेन बार कट आया उसका हाफ, ठीक है। तो इफेक्टिव जो आपका क्लियर कवर है 25.5 आएगा, ठीक है, प्लस इसमें 25/2 करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी 38 आएगी। 400 में से 38 घटा करके आप डी इजकल टू 362 mm को कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ ये सारी चीज़ें निकालने के बाद हम अपने स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या है आपकी, इसमें सबसे पहले हम एक्चुअल एन को कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल एन का फॉर्मूला रखेंगे और सारी वैल्यूज़ को पुटअप करके आप एक्चुअल एन क्या आएगा कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे जो आपका एक्चुअल एन निकल के आ रहा है वो 183 mm निकल के आएगा, ठीक है। नाउ जो आपकी सेकेंड स्टेप रहेगी वो क्या रहेगी आपकी, यहाँ पर डायरेक्टली आपको कैलकुलेट करना होगा सिग्मा सी वी सिग्मा एस टी। जो आपकी सेकेंड स्टेप थी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने की, वो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। नाउ हमने एम आर का सिग्मा एस टी डी माइनस x/3 का फॉर्मूला रखा, ठीक है। डी आपको दे रखा है 362, एक्स आपने कैलकुलेट कर लिया 183 mm, ठीक है। आपको कहते हैं एम आर आपका 40 किलोन्यूटन मीटर दे रखा है, इसको हम न्यूटन एम में चेंज करेंगे तो न्यूटन के लिए 1000 और मीटर से एम में चेंज करने के लिए 1000, यानी कि जो आपका मूवमेंट हो जाएगा 40 इंटू 10⁶ न्यूटन एम कहलाएगा, ठीक है। नाउ सारी वैल्यूज़ को पुटअप करने के बाद आपका जो सिग्मा एस टी है वो 135 मेगापास्कल निकल के आएगा, ठीक है। नाउ जो सेकंड के लिए हम एम आर का दूसरा वाला फॉर्मूला जो आपका बी एक्स सिग्मा सी वाला है, बी एक्स सिग्मा सी वी बाई टू
डी माइनस एक्स वाई थ्री इसको लगा सकते हैं, या फिर जो दूसरी वैल्यू है वो हम एम सिग्मा सी बी अपॉन सिग्मा एच टी इजिकल टू एक्स अपॉन डी माइनस एक्स से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ एम की वैल्यू आपकी 18 दे रखी है, सिग्मा सी बी आपको कैलकुलेट करना है, सिग्मा एच टी 135 आप कैलकुलेट कर चुके हैं, एक्स की वैल्यू आपको 183 आप कैलकुलेट कर चुके हैं, डी की वैल्यू आपको 362 दे रखी है। सारी वैल्यूज को पुटअप करेंगे, आपकी जो सिग्मा सी बी की वैल्यू है वो 7 मेगा पास्कल कैलकुलेट। ना जो आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो थर्ड टाइप प्रॉब्लम कहलाती है। ठीक है, इसमें हमें कहते हैं जो बीम है उसका सेक्शन यानी कि बी डी कैलकुलेट करना होता है और साथ में एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट EST को कैलकुलेट करना होता है। इसमें आपका M यानी कि मॉडल रेशो, सिग्मा CV एंड सिग्मा ST यानी कि कंक्रीट और इस्पात में वो जो परमिसिबल स्ट्रेस हैं वो आपको गिवन रहते हैं। यदि नहीं दिए हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको बेंडिंग मोमेंट गिवन रहेगा, यदि बेंडिंग मोमेंट नहीं दिया है तो आपको टोटल वेट और स्पैन आपको गिवन रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नाउ इसको प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या क्रिटिकल एक्सिस यानी कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और ये जो आपकी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है वो आपकी डी की फॉर्म में कैलकुलेट यानी कि इफेक्टिव डेप्थ की फॉर्म में आप कैलकुलेट करेंगे। आपका जो क्रिटिकल एक्सिस का फॉर्म होता है एम सिग्मा सी बी डी अपॉन एम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एच टी। ठीक है, इसमें आप एम की वैल्यू पुटअप करेंगे, सिग्मा सी बी की वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है, और सिग्मा एच टी की वैल्यू पुटअप करेंगे। इन तीनों के वैल्यू को पुटअप करके एक्स की वैल्यू आप क्या करेंगे डी की फॉर्म में कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो आपका जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी, यदि आपका कहते हैं सिग्मा सी बी आपने 5 लिया है और सिग्मा एच टी 140 मेगा पास्कल लिए हैं। ठीक है, तो आपकी जो यदि आप लोगों ने सिग्मा सी बी 5 मेगा पास्कल और सिग्मा एच टी 140 मेगा पास्कल लिए हैं, तो उस केस में आपकी एक्स सी की जो वैल्यू निकल आएगी वो 0.39 डी निकल के आएगी। ठीक है, नाउ क्रिटिकल यानी ज्ञात करने के बाद हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे यदि नहीं दे रखा है। ठीक है, दे रखा है तो आपको इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो आपका MR है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसको QVD स्क्वायर की फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे MR का जो फॉर्मूला है आपका BX सिग्मा CV Y2 D माइनस एक्स वाई थ्री। ठीक है, यहाँ पे जो x की वैल्यू रखी जाएगी वो 0.39 D जो आपने निकाली थी D की फॉर्म में रखी जाएगी। ठीक है, B की वैल्यू आपको पुटअप नहीं करनी है, x की वैल्यू जो आप कैलकुलेट करेंगे D की फॉर्म में उसको पुटअप करेंगे, सिग्मा CV जो आपने एज्यूम किया है, ये जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो पुटअप करेंगे। ठीक है, और जो आपकी MR है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को QVD स्क्वायर यानी कि Q आपका जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू है उसकी फॉर्मेट में कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यदि आपका कहते हैं आपका सिग्मा CV 5 मेगा पास्कल, ठीक है, और सिग्मा एच टी आपका 230 है मेगा पास्कल है, तो Q की जो वैल्यू आती है वो आपकी 0.64 आती है। ठीक है, 0.64। ठीक है, और MR जो निकल के आएगा वो आपका 0.64 B D स्क्वायर निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और जो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसको आप कैलकुलेट कर लेंगे।
ठीक है। इसको कैलकुलेशन के बाद हम लोग क्या है एज्यूम करते हैं कि जो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो आपका क्या आएगा, जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एम आर के बराबर है बैलेंस सेक्शन मानते हुए, ठीक है। और उसके बाद इसको एज्यूम करने के बाद दूसरा जो हम एज्यूम्पशन लेते हैं वो लेते हैं बी और डी के रेशियो का, ठीक है। बी और डी का जो रेशियो लिया जाता है वो आपको 1.5 बी से 3 डी के बीच में लिया जाता है। जनरली जो हम लेते हैं वो लेते हैं टी इजकल टू 2b, यानी कि जो डेप्थ है वो आपकी विड्थ की 2 गुने के बराबर होगी, ठीक है। ये चीज़ें एज्यूम करने के बाद हम बी और डी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, तो आपका जो एम आर है, ठीक है, एम आर इजकल टू क्यू बी डी स्क्वायर निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ पर एम आर की जगह पे आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। क्यू की वैल्यू आपको ऑलरेडी 0.64, अगर आपने कहते हैं सिग्मा सी 5 और सिग्मा एस टी 230 लेके चल रहे हैं तो क्यू की वैल्यू आपकी 0.64 आएगी। बी की जगह पे आप कहते हैं जो dy/2 जो आप एज्यूम लेके चलेंगे, जो भी आप रेशियो एज्यूम लेके चलेंगे उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। यहाँ पे डी को डी स्क्वायर को ही रखे दिए, यहाँ से क्या आपकी डी की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाएगी, ठीक है। डी की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई तो जो आपने रेशियो माना है उसके अकॉर्डिंग बी की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाएगी, ठीक है। बी डी कैलकुलेट करने के बाद हम क्या है एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या है, आपका जो एम आर का फॉर्मूला है सिग्मा एस टी डी माइनस x/3, ठीक है। इस फॉर्मूले में एम आर की जगह पे आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा, सिग्मा एस टी आपको दिया होगा या फिर आप एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। ए एस टी आपको कैलकुलेट करना है, डी आप पिछले स्टेप में कैलकुलेट कर चुके हैं, एक्स आपने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किया था, ठीक है। सारी वैल्यू को पुटअप करेंगे और जो एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसी में यदि आपसे नंबर ऑफ बार पूछता है तो नंबर ऑफ बार होता है आपका, नंबर ऑफ बार क्या होता है, टोटल एरिया जो आपने एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट आपने जो कैलकुलेट किया है वो डिवाइडेड बाई एक छड़ का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 1 बार, ठीक है। तो एरिया ऑफ 1 बार क्या होगा कि मान लीजिए आपने एज्यूम किया कि आपने जो छड़ है वो 20 mm डाया की आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसका एक छड़ का जो डाया कितना होगा π/4 इंटू 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप क्या है जो भी आप रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करेंगे उससे डिवाइड करके नंबर ऑफ बार आपकी कैलकुलेट होकर के आ जाएंगी, ठीक है। नाउ एग्जांपल देख लेते हैं। अब स्टेप कंप्लीट हो गई। तो आपसे क्या है क्वेश्चन क्या देखा है कि आपको एक आरसीसी बीम है उसका आपको डिज़ाइन करना है, ठीक है। इफेक्टिव स्पैन आपका 5 मीटर दे रखा है, जो बीम है उस पर जो पर मीटर लेंथ में आपका जो वेट आ रहा है वो आपका 40 किलोन्यूटन का आ रहा है, ठीक है। सिग्मा सी भी आपका 5 दे रखा है, सिग्मा एस टी 230 दे रखा है, ठीक है। स्मॉल एम इजकल टू आपका 18 दे रखा है। नाउ स्टेप फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, क्रिटिकल एन डी की फॉर्म में, ठीक है। तो एम की सिग्मा सी सिग्मा एस टी की वैल्यू पुटअप करने के बाद जो आपका एक्स सी की वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 0.28 डी, ठीक है। इसके बाद हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे बी डी की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या है जो एम आर का फॉर्मूला है बी एक्स सिग्मा सी वी बाई 2 डी माइनस x/3, ठीक है। इसमें आप बी की वैल्यू पुटअप कीजिए, एक्स की वैल्यू जो आपने क्रिटिकल एन की वैल्यू निकाली 0.28 डी उसको पुटअप करेंगे, सिग्मा सी वी की वैल्यू आप कहते हैं 5 पुटअप कीजिए, ठीक है। इन सारी वैल्यू को पुटअप करने के बाद जो आपका एम आर निकल के आएगा वो 0.64 बी डी स्क्वायर निकल के आएगा, ठीक है। नाउ इसमें आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट नहीं दे रखा है लेकिन लोड और स्पैन दे रखा है, तो हम लोड और स्पैन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड और यूडीएल के लिए जो आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है WL²/8। W आपका 40 दे रखा है, L आपका कहते हैं 5 दे रखा है, डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो आपका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो 125 किलोन्यूटन मीटर निकल आएगा। नाउ नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हम सबसे पहले बी और डी का रेशियो मानेंगे, ठीक है। बी और डी के रेशियो के लिए मैंने कहा था कि डी इजकल टू क्या था 1.5 बी से 3 बी के बीच में आप मान सकते हैं, ठीक है।
यहाँ से आप कहते हैं एक रेशियो हमने मान लिया b इजकल टू D/2, ठीक है ना। जो सेकेंड एडजस्टमेंट रहेगा वो अब क्या रहेगा कि बैलेंस सेक्शन है तो मैक्सिमम बेंडुमेंट इजकल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर एम आर की वैल्यू में क्या, एम आर में आपका क्या देंगे मैक्सिमम बेंडुमेंट पुट कीजिए, ठीक है। और जो आपका रेशियो माना है, ठीक है, उस रेशियो अकॉर्डिंग बी की वैल्यू को पुटअप कीजिए और डी जो है आपका कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 731 mm, यानी कि 731 mm कैलकुलेट होकर के आपको क्या है डेप्थ आ जाएगी, ठीक है। टोटल डेप्थ के लिए हम इसमें क्या होगा इफेक्टिव कवर को जोड़ेंगे, तो एज्यूम कर लीजिए कि जो आपका इफेक्टिव कवर है वो आपका कितना है 39 mm, ठीक है। जो आपकी बीम होती है उसके लिए जो आपका क्लियर कवर लिया जाता है, मिनिमम क्लियर कवर लिया जाता है वो 25 mm लिया जाता है, ठीक है। इफेक्टिव कवर क्या होगा आपका इसमें, मिनिमम इफेक्टिव कवर हो जाएगा कि जो आपका क्लियर कवर है मिनिमम, ठीक है, मिनिमम आपका क्लियर कवर प्लस के हाफ आपका डाया हुआ बार, यानी कि जो आपकी मेन बार डाली है उसका हाफ डाया। तो इस हिसाब से जो आपका इफेक्टिव कवर है बीम के लिए वो 25 से क्या होगा कम नहीं होगा, ऊपर ही होगा, ज़्यादा ही होगा, ठीक है। यदि हम कहते हैं कि 10 mm की बार को यूज़ कर रहे हुए, ठीक है, तो उस केस में आपका जो इफेक्टिव कवर है वो कितना होगा 25 प्लस 10/2 इजिकल टू कितना 30 mm, ठीक है। तो आप कहते हैं 30, 35, 40 जो भी चाहें वो आप कहते हैं इफेक्टिव कवर को एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या होगा जो आपका इफेक्टिव कवर है, यहाँ पर जो आपका इफेक्टिव कवर है उसको एज्यूम कर लिया 39 mm, ठीक है। तो उसको पुटअप करेंगे तो आपकी टोटल डेप्थ जो है वो 770 mm निकल के आ जाएगी, ठीक है। ब्रेथ के लिए हम क्या करेंगे 731 को 2 से डिवाइड कर देंगे, जो हमने रेशियो माना था, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू आएगी 365.5 mm, जिसको हम एज्यूम करके 370 mm मान लेते हैं। तो आपका जो सेक्शन आ जाएगा वो 370 इंटू 770 mm आ जाएगा, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कैलकुलेट कर लेंगे, एम आर इक्वल टू सिग्मा एस टी एस टी डी माइनस XY3 का जो फार्मूला रखेंगे उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कैलकुलेट कर लेंगे। एम आर की जगह पे आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा, सिग्मा एस टी आपको 230 दे रखा है, एस टी आपको कैलकुलेट करना है, डी आपने कैलकुलेट करके 731 निकाल लिया है, एक्स की वैल्यू जो थी आपकी 0.28 डी थी, तो यहाँ पे डी की वैल्यू को पुटअप कर देंगे, जो आप कैलकुलेट करेंगे जो आपका एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट है वो आपका 817 mm कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। नाउ अब क्वेश्चन में अगर आपसे नंबर ऑफ बार पूछी गई हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले डाया एज्यूम करेंगे कि 20 का या 16 mm का या 14 mm का आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं उस डाया की आप कहते हैं बार को चूज़ कर लेंगे, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या है आप इसका एरिया निकालेंगे, 20 mm की जो बार है उसका एरिया कितना होगा, ठीक है। तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे, तो एक क्षण का जो आपका एरिया कितना आएगा π/4 इंटू 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो एरिया आपका निकल के आएगा 314 mm स्क्वायर निकल के आएगा। नंबर ऑफ बार के लिए क्या करेंगे आप, नंबर ऑफ बार के लिए हम क्या करेंगे 817 डिवाइडेड बाई 314, ठीक है। अप्रोक्सीमेट आपकी इसमें जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी 2.6 के समथिंग आएगी, जिसे हम 3 में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आपकी नंबर ऑफ बार कितनी आपके 3 कैलकुलेट होकर के आ जाएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।